हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए, तो अपनी सीरीज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। जहां तक 2 लेक्चर्स हो गए हैं और आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। लगभग 20 क्वेश्चन और बचे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अरिहंत की पीवाई क्यूज, जिसके अंदर लगभग 6 से 7 सालों के क्वेश्चन, कहीं कहीं पे ज्यादा भी आए हुए हैं। उनको कंप्लीट लाइन बाई लाइन याद कर देख रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कृपया उनको 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी और पेपर में क्वेश्चन आते ही आप देखते ही उसको सॉल्व करने के लिए आपकी पेन चलना शुरू कर देगी। एक बात, ठीक है। और हाँ, आप इस लेक्चर को 1.25 1.50 पर देखिएगा, थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस होगा आपको, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, बस आखिरी का कुछ समय बचा हुआ है बोर्ड्स पेपर के लिए, तो एकदम जान लगा दीजिए। चलिए शुरू करें। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था। हम लोगों ने लगभग कर लिया था 53 तक हो गया था ना, 54 से करना है। चलो, तो क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, पढ़िए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय एन एसी सोर्स, ठीक है। शो दैट द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट हैज द सेम वैल्यू एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। देखो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। एक कैपेसिटर हो गया और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे, एसी सोर्स से। तो लिख देंगे क्या, कंसीडर अ कैपेसिटर connected with an AC source. Now, current in, देखो अब करंट हमें दो चीजों में निकालनी है। पहला, नंबर 1, इन वायर। तो वायर में कौन सी करंट होगी, कंडक्शन करंट होगी। कंडक्शन करंट होगी। ये बात समझ में आती है ना। और अगर हम बात करें नंबर 2, इन बिटवीन प्लेट, कौन सी करंट होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। जब करंट पहुंचेगी तो अब तक आईसी थी और अंदर कौन सी करंट हो जाएगी, आईडी करंट हो जाएगी। क्लियर है ना। चलो ठीक है, आगे क्या लिखेंगे इसमें अब हम लोग, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होता है। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, आई टोटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई सी, आई कंडक्शन प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी। नाउ आई डी विल बी इक्वल्स टू अपसाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, एंड ड्यूरिंग चार्जिंग आई सी इक्वल टू आई डी। जब चार्जिंग की केस होती है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। उस केस में ड्यूरिंग चार्जिंग अगर हम आई सी इक्वल टू आई डी कहते हैं, तो नाउ आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई डी विल बिकम कॉन्स्टेंट। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत, बोलिए आगे बढ़े। अगला क्या पूछा है बच्चे, अगला पूछा है इन केस ऑफ फर्स्ट above, is Kirchhoff's first rule junction rule valid at each plate of the capacitor। समझने की कोशिश करते हैं। तो एट सेकंड वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एट प्लेट। ये आपकी प्लेट है, ठीक है। समझना, जब वायर में करंट आ रही होती है तो वो कंडक्शन करंट होती है, और प्लेट के बाहर करंट हो जाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम लिख सकते हैं बिफोर प्लेट करंट इज इन
form of conduction current, ठीक है ना, but after plate it become displacement current. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बोलिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, आई इनकमिंग नॉट इक्वल टू आई आउट गोइंग, ठीक, बट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, आई कमिंग मस्ट बी इक्वल टू आई गोइंग या आउट गोइंग। जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। यही तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, लेकिन समझना, ये जो कंडक्शन करंट की बात हो रही है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं फॉर कंडक्शन करंट, फॉर ओनली कंडक्शन करंट, क्योंकि प्लेट के पहले कंडक्शन करंट थी, तो फॉर ओनली कंडक्शन करंट किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ is not valid, but according to Maxwell, during charging of capacitor, IC equals to ID, है कि नहीं? so that I coming equals to I outgoing, hence Kirchhoff's law is valid। तो ये बात समझ में आई कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट के बारे में सोचेंगे तो वहां पे किरचॉफ्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन अगर हम कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों के बारे में सोचें तो हमारा किरचॉफ्स लॉ वैलिड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन प्रॉपर रीजंस। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट इन द कैपेसिटर बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट गेट्स फुल्ली चार्ज। अच्छा देखो क्या होता है, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग, ये पहले का हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस between the plates so that displacement current exit या displacement current exist between the plate, but when capacitor become fully charged, then delta E by delta T is equals to 0. The rate of change in electric field will become 0. Now ID is also equal to 0. क्लियर हो गया? सो देयर इज नो करंट व्हेन द कैपेसिटर बिकम फुल्ली चार्ज्ड। क्या पूछा अगला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इन ओवंस मैच विद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं बच्चे,
आर पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर इन नेचर, ठीक है। सो दैट when so that under microwaves the frequency of microwave and water molecules become same, and this is case of resonance. Now water molecule start rotating, and due to rotation it will heated rapidly. आई बात समझ में? क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं, और जब वो माइक्रोवेव की वेव के अंडर आते हैं, माइक्रो ओवंस की वेव के अंडर आते हैं, तो माइक्रो जो वेव्स होती हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस आ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल खुशी के मारे तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं। तो उनके घूमने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनके अंदर की, वो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस जल्दी होने लगती है, तो वो जल्दी जल्दी वेपराइज होना स्टार्ट कर देते हैं, और जो हमारा फूड होता है वो यूनिफॉर्मली हॉट हो जाता है चारों तरफ से, ठीक है। अगला क्या लिखा है? इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो नोन एज हीट वेव। देखो इंफ्रारेड वेव होती हैं जो, इंफ्रारेड वेव व्हेन इंसिडेंट ऑन सरफेस absorb heat and temperature will increase. Temperature of surface will increase. Temperature of surface will increased so that infrared waves are called heat wave. Heat wave. Is it clear? अरे हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आपको भी कॉपी में लिखना है, इसीलिए मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, ताकि अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं भी आ रही है तो आवाज़ तो समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़े। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। अब देखो यार फ्रीक्वेंसी रेंज तो याद करनी पड़ेगी किताब से, ठीक है ना, तो ये तो आपको याद करना है फ्रीक्वेंसी रेंज। मैं नाम बता दे रहा हूँ। यूज टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अ बोन्स, कौन सी होती है? हड्डी वड्डी टूट जाती है तो क्या कराने जाते हो? एक्सरे, है ना, एक्सरे। प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज, हॉट बॉडीज से कौन प्रोड्यूस होती हैं? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट सन से आती है, ठीक। यूज्ड इन टेलीविजन कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स। सभी की फ्रीक्वेंसीज एक बार आप लिख लीजिएगा। चलो आगे बढ़े। अगला क्या है? हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस? तो बाय द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। देखो भैया ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों मिलके प्रोड्यूस करते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? बाय द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इट प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड।
and that electric field is producing a magnetic field, and both electric and magnetic field can produce electromagnetic wave. ठीक है, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की हेल्प से ही ट्रेवल करती है। ठीक है, राइट द वेवलेंथ, रेंज एंड वन यूज। तो वेवलेंथ और रेंज जो है वो आप बुक से देखिए, उसको रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। माइक्रोवेव्स का यूज कहाँ होता है? माइक्रो ओवन में यूज होता है, तो माइक्रो ओवेंस हो गया। और अल्ट्रा वॉयलेट रेज जो होती है, यूवी रेज, तो आपने सुना होगा जो आरओ आते हैं वो यूवी रेज मतलब जम्प किल करते हैं, यूवी प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। तो जेम्स किलिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? बोलिए। वेवलेंथ जरूर देख लीजिएगा सबकी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, गिव वन सिमिलैरिटी एंड वन डिसिमिलैरिटी बिटवीन देम। देखो भैया, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। तो देखो, एक तरफ हम लिख लेते हैं कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, और एक तरफ हम लिख लेते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट कैसे प्रोड्यूस होती है? तो बाय द वोल्टेज डिफरेंस, इट प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज डिफरेंस। और डिस्प्लेसमेंट करंट कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अगला क्या होगा? कंडक्शन करंट में रियल चार्ज फ्लो होता है, रियल चार्जेस आर फ्लो इन या ड्यूरिंग कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, नो रियल चार्ज, नो रियल चार्ज कैन फ्लो ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। इतनी बात समझ में आई? बोलिए आगे बढ़े। और एक चीज लिख सकते हैं, देखो लिख लो डिफरेंस, क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो उस समय याद रहना चाहिए, कुछ तो याद आएगा आपको। और क्या हो सकता है बताइए, बताइए। कंडक्शन करंट के अंदर सोचिए जरा। हाँ, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स, ठीक है, एंड it will not flow in vacuum। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट कैन फ्लो इन वैक्यूम। आई बात समझ में? क्योंकि जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है? वैक्यूम होता है। और डाई इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं, और डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, और क्या पूछा था? गिव वन सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो बोथ induction current and displacement current can produced magnetic field, magnetic field। क्लियर है? बोलिए आगे बढ़े। और क्या पूछा था? डिसिमिलरिटी तो 3-4 लिखाई है, इसी में से कोई एक लिख देना। अगला क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो देखिए, इन फ्री स्पेस की अगर हम बात करें, और फ्री स्पेस में अगर हम इन फ्री स्पेस बात भी करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ये मेरे छत के ऊपर से एरोप्लेन जा रही है, उसका साउंड है आपके लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है बच्चे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एंड बाय द हेल्प ऑफ बोथ field vector electromagnetic wave can travel in vacuum, ठीक है, where displacement current will be equals to epsilon naught d phi e by dt, जहां पे id क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, डेल्टा फाई बाई डेल्टा क्या, टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलिए, इतना क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला देखो क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव बिकम n टाइम्स, ठीक है, एम्पलीट्यूड और दिस रिजल्ट इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बारे में बोल रहा है, तो क्या आपको याद है कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच का क्या रिलेशन होता है? सोचो, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या होता है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर। क्या बोला है? द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट बिकम K टाइम्स, उसको लिख लो I इज इक्वल्स टू KA, लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और बोल रहा है द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ, नहीं कहा था, हाँ, द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव बिकम n टाइम्स, तो एम्पलीट्यूड बिकम्स n टाइम्स एंड इंटेंसिटी बिकम m टाइम्स, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी बिकम m टाइम्स और एम्पलीट्यूड बिकम्स n टाइम्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो i से i कट गया, k से k कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, बच क्या गया, 1 बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, सॉरी, नाउ द m विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर, दिस इज द आंसर। m और n में रिलेशन पूछा था ना आपसे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n? क्लियर है? बोलिए आगे बढ़े। अगला क्या पूछा है बच्चे, विच लाइट इज इंसिडेंट, नहीं सॉरी, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन 3 आइडेंटिकल ब्लैक सर्फेसेस, अ येलो सरफेस, ब्लैक सरफेस, येलो सरफेस एंड व्हाइट सरफेस, ठीक है, वन बाई वन। फॉर विच सरफेस द प्रेशर exerted on the surface by the incident light will be maximum and minimum, justify your answer। देखो होगा क्या, जो प्रेशर होता है बेटा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के। ये बात समझ में आती है? मोमेंटम, अरे भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यही तो होता है सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, अरे हाँ या नहीं? ठीक है, तो अगर यही होता है बच्चे, तो जरा ध्यान से समझना, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो सपोज करो, और क्रिकेट में आपको बॉल कैच करनी पड़े, तो 2-3 कंडीशन की बात करते हैं। आप खुद सोचो, जब आप बॉल कैच कर लोगे तब आपके हाथ को ज्यादा चोट लगेगी, कि बॉल हाथ में टकरा के वापस बाहर निकल के गिर जाएगी तब चोट ज्यादा लगेगी, या फिर आप पहले हाथ बंद कर लिए, बॉल टकराई और बहुत दूर तक वापस निकल गई, तब ज्यादा चोट लगेगी? किस कंडीशन में आपको हाथ में जो चोट है, जो आपको फील होगा, पेन फील होगा, वो कब ज्यादा होगा? तो थर्ड केस में फील ज्यादा होगा, जब बॉल टकरा के दूर तक वापस लौट के जाएगी, है कि नहीं? तो मतलब कहने का है कि जब रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा लाइट का, तब फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि उस केस में चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। और जब बॉल पकड़ लेगा
तो वहां पे मोमेंटम कम हो जाता है। कैसे होता है देखो, समझा रहा हूं मैं आपको। मान लो एक सरफेस है, ठीक है, मोमेंटम आने वाला हो गया P और जाने वाला भी हम मान लेते हैं P है। तो दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। क्लियर? तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। फाइनल की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो P जाने वाला P है, माइनस ऑफ आने वाला फाइनल के अपोजिट में आ रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस का P, और माइनस माइनस प्लस होके क्या बन गया? 2P। तो कहने का मतलब है इन केस ऑफ किसमें, जब रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो वहां पे मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा, ठीक है। और जब कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आने वाला मोमेंटम होगा, तब वहां पे डेल्टा पी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? पी आएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो जरा सोचो हमारे पास कौन कौन से सरफेस थे। हमारे पास सरफेस हैं ब्लैक सरफेस, येलो सरफेस एंड व्हाइट सरफेस, ठीक है। तो अगर हम ब्लैक सरफेस की बात करें, येलो की बात करें, येलो हटाओ, व्हाइट की बात करते हैं सीधा। तो ब्लैक में मैक्सिमम क्या होगा? एब्जॉर्ब होगी हीट या लाइट। और व्हाइट में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? और जिसमें एब्जॉर्ब ज्यादा होगी उसके अंदर ज्यादातर लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जा रही है तो मोमेंटम कम होगा। तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम जो है वो कम होगा, तो फोर्स भी कम होगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ब्लैक सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है, क्या है? प्रेशर है, वो मिनिमम होगा, ठीक है। और व्हाइट वाले सरफेस पे चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में? बोलिए बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। और आप लोगों को कैसा क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज उसके अपना एक रिव्यू दीजिए, कमेंट किया कीजिए। कि आप लोग कमेंट करेंगे ना तो थोड़ी रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचेगी, और जो मेरी मेहनत है वो थोड़ा सा फ्रूटफुल दिखाई देगी मेरे को, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। क्या लिखा है पढ़िए। व्हाट इज अ मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, पढ़ा दिया है, आप लोग लिख के देखो, लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। नहीं लिख पा रहे हो तो फिर से वीडियो शुरू से देखना शुरू करो। हाउ इट इज दिस करंट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन, पढ़ा दिया है। अ कैपेसिटर बीइंग चार्ज बाय अ सोर्स, ये सब हो गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफर कंसिडरेबल इन दियर मोड्स ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर। अच्छा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकेली नहीं होती है, उसमें कई सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव की जब हम बात करेंगे, वेव स्पेक्ट्रम की, तो इसमें कौन कौन से होते हैं याद रखना। जी एक्स यूवी इमरान की, IMR, क्या XUV गाड़ी सुनी है? तो जी XUV, XUV को थोड़ा रिस्पेक्ट दो, GXUV इमरान की, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक। तो जो गामा रेज होता है वो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन में जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो इसका जो इंट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आती है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन लेवल पे इंट्रैक्शन होता है इसका मैटर के साथ में। ये बोन्स में एक्सरे के यूज होती है। तो बोन्स में एक्सरे का मतलब हो गया कि फोटोग्राफिक जो इसकी पावर है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और विजिबल लाइट हमें देखने के लिए यूज होती है, तो इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाता है। सरफेस पे देखा जाए तो जो मैटर है उसके साथ इसका इंट्रैक्शन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, ठीक है ना। और जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इसका काम क्या होता है? माइक्रोवेव का काम क्या होता है? रोटेटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, रोटेटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो अलग अलग टाइप के मैटर के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। दूसरा क्या पूरा है, पूछ रहा है फूड आइटम्स टू बी हीटेड इन माइक्रो ओवन्स
must contain waters because water molecules are polar so that frequency of water molecule become equal to equal to microwaves and it will start rotating due to resonance and 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 heated rapidly. क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। वेल्डर वियर मास्क विद ग्लासेस ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो ये तो सिंपल सा हो गया, बाय प्रोटेक्शन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फेस फ्रॉम हीट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद दियर वेवलेंथ रेंज। वेवलेंथ रेंज देखिए आप लिख लीजिएगा बुक से देख के और याद भी कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो रेडियो वेव्स डिफ्लेक्शन फॉर फ्रैक्शन इन डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्शन इन बोन्स, एक्सरे ट्रीटमेंट फॉर मस्कुलर स्ट्रेन। तो मस्कुलर स्ट्रेन में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हम लोग रेडियो थेरेपी के लिए जाते हैं ना, तो रेडियो वेव्स वहां पे इस्तेमाल होती हैं। इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा बुक से, ठीक है ना। रेडियो वेव्स, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेन के लिए। चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या लिखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ लैम्डा 1 इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम एंड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो लैम्डा वेव्स ये कौन सी वेव होगी? तो यहां पे होती है हमारी कौन सी? इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इन द रडार सिस्टम। लैम्डा 2 इज यूज्ड टू किल जम्प्स इन द वाटर प्योरिफिकेशन, यूवी रेस। ठीक है, लैम्डा 3 इज यूज्ड टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन रेन फॉर विजिबल। आइडेंटिफाई द नेम हो गया पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच दिस रेडिएशन बिलोंग। ऑल्सो अरेंज दिस वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? इंफ्रारेड की, तो लैम्डा 1 हो गया। उससे कम किसकी होती है? विजिबल की होती है, तो लैम्डा 3 हो गया। उससे कम होती है लैम्डा 2 हो गया। भाई हमने अभी अभी लिखा ना GXUV इमरान की, तो आर इंफ्रारेड आई है, वी विजिबल है और यू, तो ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ विल इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा इंफ्रारेड की है, उससे कम विजिबल की है और उससे कम आपकी क्या हो गई? माइक्रोवेव्स की हो गई। बोलो समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है ना? चलिए अच्छा आगे बढ़े। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप क्या लीजिए कीजिए, लाइव क्लासेस लीजिए। तो लाइव क्लासेस में बच्चे प्रॉब्लम यही आ रही है कि जिस तरह से हम इंटरेक्ट हो पा रहे हैं इस समय, तो लाइव क्लासेस में हम नहीं हो पा रहे हैं इंटरेक्ट, क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है उस तरह की लाइव क्लासेस को। OBS को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो इन फ्यूचर आप लोगों का अगर सपोर्ट बना रहेगा, आप लोगों का प्यार बना रहेगा, तो मैं लाइव क्लासेस ले सकूंगा। चलिए अच्छा आगे बढ़े। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? 64। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। देखो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो आपकी, रुको इसको यहां बना दे रहा हूं मैं, ये एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ठीक है, और जेड डायरेक्शन में कौन है?
z डायरेक्शन में ये जो प्लेन बन रहा है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट z डायरेक्शन में कौन सी प्लेन चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चल रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते कैसे हैं, तो बच्चे x डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल्स टू ई नॉट के एक्स माइनस ओमेगा टी इन जे कैप। क्यों, क्योंकि ये जे कैप में लग रहा है, ठीक है। और B इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी नॉट के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के कैप। कोई दिक्कत, वेयर के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, देर इज अ वैल्यू ऑफ के, एंड ओमेगा की वैल्यू के बारे में अगर कोई पूछेगा तो ओमेगा लिख सकते हो 2 पाई बाई कैपिटल टी या फिर 2 पाई एफ, दोनों ही लिख सकते हैं। 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में हो जाएगा और 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड के टर्म में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या पूछा है, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, तो ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवलिंग इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, इट इज नॉट अनडिफ्लेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लिख सकते हैं ना। चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर यूज्ड इन रडार सिस्टम, ठीक है, इन वाटर प्योरिफिकेशन, इन रिमोट टीवी। अब इसको खुद से करना, मैं नहीं बताने वाला, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। चलो अगला बताओ, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, क्या होगी, रेडियो सॉरी गामा रेस, वेल्डिंग एरा, हॉट बॉडीज से इंफ्रारेड, यूवी रेस, ठीक है। यूवी रेस वेल्डिंग से निकलती हैं, राइट वन यूज ऑफ ईच। तो जो न्यूक्लियर एक्सरे है, सॉरी गामा रेज है, गामा रेज है, ये कैंसर में हो गया, कैंसर में हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट। वेल्डिंग में यूवी रेज निकलती हैं, तो यूवी जो रेज होती हैं जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो एटम्स होते हैं, एटम के एटम के बारे में पढ़ने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रेज की जरूरत पड़ती है, वहां हम यूज करते हैं, और वाटर प्योरिफिकेशन में हम यूवी रेज का यूज करते हैं। हॉट बॉडीज से इंफ्रारेड निकलती हैं, और इंफ्रारेड का यूज या हम लोग हो गया हीटर के रूप में करते हैं, ठंडी ठंडक के समय में हीटर जो हम लोग जलाते हैं उसमें हम लोग इंफ्रारेड का यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये कर लेगा सम रेडियो डिके, गामा रेस, है ना, स्पीकर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक, यूवी रेस, टीवी रिमोट, माइक्रोवेव्स, रिमोट माइक्रोवेव होती हैं, रेडियो वेव मत लिख देना, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें माइक्रोवेव्स होती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन द, देखो अब ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आई सर्जरी में विजिबल होती है, ठीक है ना, विजिबल, और इंफ्रारेड का यूज भी कहीं कहीं पे किया जाता है। प्रूव दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो हमें पता है, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, नाउ वी नो E by B, E by B is equals to C। ये हमें पता है कि नहीं पता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। कैसे निकाला, फोर्सेस आर इक्वल कर दिया, तो क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू V इंटू बी आ जाएगा, V है स्पीड ऑफ लाइट, C के बराबर हो जाएगी, तो E बाई बी इक्वल टू C आ गया। जिसमें पूछ रहा है
एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड U इज इक्वल्स टू होता है बच्चे हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। हाँ, U इज इक्वल्स टू होता है बच्चे U1 और इसको U2 ले लो, तो हाफ अपसाइलन नॉट, सॉरी, हाफ बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन म्यू होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो U1 बाई U2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और अपसाइलन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू ई बाई बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपसाइलन नॉट म्यू नॉट इंटू ई बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और शायद आपको पता हो U1 बाई U2 अपसाइलन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल्स टू होता है बच्चे 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर हम इसको यहां पुट कर दें, U1 बाई U2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर से ये कट गया, तो हेंस U1 इक्वल टू कितना आ गया, U2, हेंस प्रूव्ड। बोलिए, क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ गया? ये कहां से आता है? तो इसका डेरिवेशन भी इसी तरीके से किया जाता है, एनर्जी डेंसिटीज को बेसिकली इक्वल करके ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। द मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है पढ़िए, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ठीक है, B इज इक्वल्स टू बी वाई इज इक्वल्स टू, ये दिया है पूरा पूरा 12 इंटू 10 टू द पावर -8 साइन 1.20 इंटू 10 टू द पावर 7 Z प्लस 3.60 इंटू 10 टू द पावर 15 T। ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो एनर्जी डेंसिटी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, बी नॉट का स्क्वायर होगा, सॉरी, सॉल्व हो जाएगा। जहां बी नॉट कितना है बच्चे, 12 इंटू 10 टू द पावर -8, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। कैलकुलेट कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करना है, तो स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू होता है बेटा के बाई ओमेगा। क्या हो जाएगा बोलो, के बाई ओमेगा होता है कि ओमेगा बाई के होता है, बताएंगे? के बाई ओमेगा होता है कि ओमेगा बाई के होगा? जहां तक के बाई, देखो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, एंड ओमेगा की वैल्यू होती है क्या, 2 पाई बाई टी। दोनों को डिवाइड करो, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो के बाई ओमेगा इज इक्वल्स टू बन गया टी बाई लैम्डा, है ना। टी क्या है, टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पलट दो, तो लैम्डा बाई टी इज इक्वल्स टू क्या बन गया, ओमेगा बाई के। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। तो याद रखना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बाई के। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव ओमेगा बाई के हो गया। ओमेगा की वैल्यू क्या दिया है बच्चे, तो ओमेगा टी कंपेयर करेंगे जब इसको, बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी से, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 3.60 इंटू 10 टू द पावर 15। रुको दिखाई नहीं दे रहा है ना, रुको रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुको, अब दिखाई दिया? हाँ भाई, अब दिखाई दे रहा है ना। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा बाई टी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लिया हमने।
ठीक, ओमेगा की वैल्यू पता चल गई, के की वैल्यू कितना दिया है 1.20 इंटू 10⁻⁷, तो ओमेगा की वैल्यू पता चल गई और के की वैल्यू हो गया 1.20 इंटू 10⁻⁷। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। तो रडार सिस्टम में वही अपनी कौन सी, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस बाय बम्बार्डमेंट अ मेटल टारगेट एक्सरे। इसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस किया गया था, लास्ट वीडियो में, एक्सरे माइक्रोवेव्स, ठीक है। व्हाई डज गैल्वेनोमीटर शो अ मॉनिटरी डिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन करा दिया है। क्यों मॉनिटरी डिफ्लेक्शन करेगा, तो ड्यूरिंग चार्जिंग dE by dt will continuously changes so that value of displacement current also changes, and that is the reason of momentary deflection of एमीटर या गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। विच सेगमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एनर्जी विल इंक्रीज एंड वेवलेंथ विल डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ इंक्रीज करेगी, तो सबसे ज्यादा गामा रेस की होगी, ठीक है। हाउ आर दीज वेव प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस, गिव वन यूज ऑफ दीज वेव्स। तो वन यूज तो एक्सरे का कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, नहीं सॉरी गामा का कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, एक्सरे का क्या हो गया बच्चे, एक्सरे का हो गया आपका बोन्स का स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है, फोटोग्राफी ऑफ बोन्स। फिर अल्ट्रा वॉयलेट की क्या हो गई, यूवी लाइट्स का, वाटर जम्प स्किलिंग, विजिबल की आई ट्रीटमेंट, इंफ्रारेड की माइक्रो इंफ्रारेड की रडार सिस्टम, माइक्रोवेव्स की माइक्रो ओवन में, एंड रेडियो वेव्स की टेलीकम्युनिकेशंस में, ठीक है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइज नियर द हाई फ्रीक्वेंसी end with visible part of electromagnetic spectrum, तो GXUVIMR में विजिबल की होती है R और V। क्या पूछा है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइज नियर द हाई फ्रीक्वेंसी एंड विद विजिबल पार्ट, तो क्या हो जाएगी अल्ट्रा वॉयलेट रेस, ठीक है ना। वन यूज वगैरह कर लोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, फाइनली ये चैप्टर हमारा अब खत्म। अब हमको दिखाई दे रहा है कि ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि केस बेस्ड स्टडी आने का मतलब हो गया कि आखिरी टॉपिक पे हम लोग अब पहुंच गए हैं। देखो भाई क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन डिफ्लेक्टेड बाई ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, दोनों तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, बोल भाई, चलो अगला बताओ क्या लिखा है। टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेंसिटी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेंसिटी आएगी, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ठीक। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, तो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है ना, सी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो सेम फॉर ऑल ऑफ देम, इंक्रीज डिक्रीज होगा नहीं, तो सेम फॉर ऑल ऑफ देम। फोर्थ क्या पूछा है आपसे, सोलार रेडिएशन, तो सोलार रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही है। लॉन्गिट्यूडनल गलत हो जाएगा, स्टेशनरी गलत हो जाएगा, नन ऑफ द अबव नहीं, पहला आंसर क्या है, सही है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या पूछा है बच्चे, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एट अ परपेंडिकुलर पॉइंट इन स्पेस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना।
और टाइम ई बोला है जेड जे डायरेक्शन में है, 6.3 है इन जे डायरेक्शन में। तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। तो जेड डायरेक्शन में सारे ही आंसर हैं यार, सारे ही आंसर जेड में हैं। निकालेंगे कैसे, अभी अभी हमने कुछ देर पढ़ा था क्या, कि E बाई बी की वैल्यू होती है क्या, C। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B इंटू सी, है ना। हाँ, B इंटू, अपने को निकालना क्या है, अपने को B निकालना है ना। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई सी। दिखाई नहीं दे रहा है, देखो अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, हाँ। तो B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, E बाई सी। थोड़ा इसको उधर लिखते हैं यार, दिखाई दे रहा है ना। अरे यार फॉर्मूला लगाना है, तो B इज इक्वल्स टू ई बाई सी आ जाएगा। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, E कितना है 6.3 डिवाइडेड बाई C कितना होता है 3 इंटू 10⁸ कितना आ जाएगा बोलो। तो 3 से काट दो, तो 3 टू जा 6, 3 1 जा 3, तो ये कितना आ गया 2.1 इंटू 10⁻⁻8। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बोलिए नेक्स्ट, खत्म। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा कंप्लीट हो गया है फाइनली। और अब हमें अगला टॉपिक स्टार्ट करना है क्या, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, क्या शुरू करें बताइए, कमेंट करके बताइए आप सभी लोग, कि हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करें पहले या सेमीकंडक्टर पहले पढ़ा दें। ठीक है, आप जो बोलोगे हम वो स्टार्ट कर देंगे। नंबर एक बात, नंबर दो बात, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। और पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, किस टॉपिक में हमें और पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चे, इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।